जब से चुनाव खत्म हुए हैं, खाने पीने से लेकर ईंधन, गैस सभी के दामों में सिर्फ बढ़ोतरी हो रही है। खासकर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। उसी कड़ी में आज पेट्रोल डीजल की कीमत में 40 पैसे का इजाफा किया गया। इस हिसाब से पिछले 14 दिनों में आज 12वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि कीमत बढ़ाने का सिलसिला 22 मार्च से शुरू हुआ था और आज सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े, बल्कि आज जनता पर दोहरी मार पड़ी है, क्योंकि आज दिल्ली में सीएनजी गैस के दाम भी बढ़े। लेकिन सरकार की तरफ से जनता को लूटने की इस प्रक्रिया का कांग्रेस खुलकर विरोध कर रही है और सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस तो बढ़ती महंगाई के चलते पूरे देश में अभियान भी चला रही है और आज कांग्रेस ने राज्यसभा में पेट्रोल, डीजल और खाद की कीमतों में वृद्धि पर चर्चा के लिए निलंबन नोटिस दिया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस सोशल मीडिया पर भी बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को घेर रही है। ऐसे में आज कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने लिखा, प्रधानमंत्री जन धन लूट योजना। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट के साथ एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें उन्होंने वाहनों में अगर कोई फुल टैंक पेट्रोल डीजल भरवाता है तो कितना खर्चा आएगा ये दर्शाया है। इसके अलावा बीते दिन कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भी मोदी सरकार से ट्वीट के जरिए सवाल किया था। मोदी सरकार के 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने ईंधन कर के रूप में 26,51,919 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत में लगभग 26 करोड़ परिवार हैं। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार ने हर परिवार से औसतन 1 लाख रुपए ईंधन कर के रूप में एकत्र किए हैं। चिदम्बरम ने कहा, अपने आप से पूछें, ईंधन कर के रूप में इतनी बड़ी राशि का भुगतान करने के बदले में एक औसत परिवार को क्या मिला? वाकई में कांग्रेस का सवाल बड़ा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। हालांकि विपक्ष पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार कब जागेगी ये देखने वाली बात हो। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच जारी है। हालांकि इस मामले का मुख्य आरोपी अभी जमानत पर बाहर है, लेकिन गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे और मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं, क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी नियुक्त की थी, उसने अपनी स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दी है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आशीष मिश्र को एक बार फिर कटघरे में तो खड़ा किया ही, साथ ही यूपी सरकार पर भी सवाल खड़े किए हैं, जिससे सरकार के लिए भी मुसीबत बढ़ सकती है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि एसआईटी ने आशीष मिश्र को दी गई जमानत को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए यूपी राज्य को 2 बार सिफारिश भेजी थी। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि सबूतों से पुष्टि होती है कि आशीष मौके पर था। उसे घटना के दिन डिप्टी सीएम के मार्ग में बदलाव के बारे में भी जानकारी थी। अब रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूपी सरकार ने कमेटी की सिफारिश को अनसुना किया और जमानत को रद्द करने की याचिका नहीं डाली। ऐसे में यूपी सरकार शक के दायरे में आ गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट याचिका दायर न करने को लेकर पहले ही यूपी सरकार की फटकार लगा चुका है। गौरतलब है कि आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी की निगरानी कर रहे हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की अपील करने की सिफारिश की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगते हुए पूछा था कि आशीष मिश्र की जमानत रद्द करने की अपील को लेकर यूपी का क्या रुख है, जिस पर यूपी सरकार ने जवाब देने के लिए समय मांगा था। यूपी सरकार का तो जवाब नहीं आया, लेकिन एसआईटी ने अपना जवाब दे दिया और यूपी सरकार फंस गई है, क्योंकि उसके मुताबिक उसने सरकार से ऐसा करने की सिफारिश की थी। खैर, अब देखना होगा कि यूपी सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में क्या सफाई आती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों से और अब एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट से साफ है कि आशीष मिश्र की जमानत खारिज हो सकती है, साथ ही यूपी सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए आज मतदान जारी है। सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी, शाम 4 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। विधान परिषद मतदान केंद्रों की निगरानी एवं सुरक्षा के लिए वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। इन सीटों पर कुल 185 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर पूरे राज्य में 534 बूथ बनाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन मुस्तैद है। एनडीए एकजुट होकर चुनाव में उतरा है, तो महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी अलग अलग किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं चिराग पासवान और मुकेश सैनी की भी साख दांव पर है। एनडीए की तरफ से सभी 24 सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। बीजेपी के 12 प्रत्याशी और जेडीयू के 11 प्रत्याशी हैं। एनडीए की ओर से रालोसपा को 1 सीट दी गई है।
आरजेडी ने 23 निर्वाचन क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि एक सीट उसने सीपीआई को दी है। कांग्रेस ने भी 24 विधान परिषद सीटों में से 16 निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्याशी उतारे हैं। राष्ट्रीय पार्टी में सीपीआई ने अपने एक प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार की 24 सीटों में से 7 से 8 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। इसमें मुख्य रूप से सारण जिले में निर्दलीय प्रत्याशी सच्चिदानंद राय, मधुबनी में सुमन महासेठ, मोतिहारी में महेश्वर सिंह और पटना में लल्लू मुखिया और गया में सत्येंद्र कुमार के अलावा रोहतास, कैमूर में रविशंकर पासवान के अलावा कई और सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों के मजबूत स्थिति में होने की वजह से त्रिकोणीय मुकाबले के संकेत मिल रहे हैं। विधान परिषद चुनाव में आम जनता मतदान नहीं करती है। आज हो रहे इस चुनाव में सांसद, विधायक, विधान पार्षद, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद सदस्य मतदान कर रहे हैं। पंच और सरपंच को फिलहाल मतदान करने की इजाजत नहीं मिली है। 24 सीटों को जीतने के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी है। वैसे मुख्य मुकाबला आरजेडी महागठबंधन और एनडीए के बीच है।